हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। आज का हमारा टॉपिक है साइक्लोमैटिक कम्प्लेक्सिटी इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो साइक्लोमैटिक कम्प्लेक्सिटी क्या होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर? अगर आपको साइक्लोमैटिक कम्प्लेक्सिटी का नहीं पता कि क्या चीज़ होती है, या फिर आपको साइक्लोमैटिक कम्प्लेक्सिटी किसी भी प्रोग्राम की फाइंड आउट नहीं करना आती, तो ये वीडियो आप मुकम्मल तौर पे देख लें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको साइक्लोमैटिक कम्प्लेक्सिटी के ऊपर गूगल पे कुछ भी और रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी। जाकर ये वीडियो आपको आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करा देगी। इस बात की आपको मैं गारंटी देता हूँ। आपने सिर्फ करना ये है कि इस वीडियो में मेरे साथ साथ रहना है और इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझना है। इस छोटी सी वीडियो को समझने के बाद आपको साइक्लोमैटिक कम्प्लेक्सिटी के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं आगे। साइक्लोमैटिक कम्प्लेक्सिटी होती क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर मैट्रिक है, मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। किसी भी प्रोग्राम या पीस ऑफ कोड जो हम प्रोग्राम लिखते हैं या जो कोड लिखते हैं, उसकी कम्प्लेक्सिटी मालूम करने के लिए। आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड के हैं या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये तो पता ही होगा कि कम्प्लेक्सिटी क्या चीज़ होती है। तो किसी भी कोड की कम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करने के लिए कि ये जो कोड हमने लिखा है कितना कम्प्लेक्स है, ये चीज़ चेक करने के लिए जो है साइक्लोमैटिक कम्प्लेक्सिटी यूज़ होती है। और साइक्लोमैटिक कम्प्लेक्सिटी हमने जिस कोड की भी चेक करनी हो, हम करते ये हैं कि उसका कंट्रोल फ्लो ग्राफ बना लेते हैं और फिर उसके बाद उसके थ्रू, उस कंट्रोल फ्लो ग्राफ के थ्रू हम उस प्रोग्राम की साइक्लोमैटिक कम्प्लेक्सिटी जो है फाइंड आउट कर लेते हैं। अब ये काम प्रैक्टिकली सारा करके देखते हैं, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन पहले वाई साइक्लोमैटिक कम्प्लेक्सिटी। साइक्लोमैटिक कम्प्लेक्सिटी हम मालूम तो कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमें ये ना पता हो कि हम काम कोई क्यों कर रहे हैं, तो तब तक ये चीज़ समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब हमें ये नहीं पता कि हम कोई काम क्यों कर रहे हैं तो हम वो सीखें क्यों। तो पहले हम उस क्यों का जवाब ढूंढते हैं। तो इस साइक्लोमैटिक कम्प्लेक्सिटी से होता क्या है, हमें ये पता चलता है कि जो हमने प्रोग्राम लिखा है क्या वो टेस्ट एबल है भी या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक प्रोग्राम लिख दिया और वो इतना बेतुका सा है और मैं उसको जाके टेस्टिंग पे लगाता हूँ, टेस्टिंग पे मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहे, रिजल्ट ही नहीं मिल रहे, तो मतलब वो प्रोग्राम बेकार है। तो हम इस साइक्लोमैटिक कम्प्लेक्सिटी के थ्रू हमें ये पता चलता है कि क्या ये टेस्टेबल है भी या नहीं। और दूसरी बात, हम इसे ये चेक करते हैं कि क्या प्रोग्राम ईजी टू अंडरस्टैंड है। जितनी ज़्यादा साइक्लोमैटिक कम्प्लेक्सिटी होगी प्रोग्राम की, उतना ज़्यादा समझना उस प्रोग्राम को मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे प्रोग्राम के अंदर एक बेसिक रूल होता है जो हमने फॉलो करना होता है कि हमारा प्रोग्राम हमेशा ईजी टू अंडरस्टैंड हो। तो हमने इस साइक्लोमैटिक कम्प्लेक्सिटी से ये पता लगाना होता है कि क्या प्रोग्राम इजी टू अंडरस्टैंड है। तीसरी बात हम ये देखते हैं कि क्या प्रोग्राम इजी टू मॉडिफाई है, मॉडिफाइएबल प्रोग्राम है। मतलब सम टाइम हमें कोडिंग के अंदर चेंजेस करनी पड़ जाती हैं। हमारा प्रोग्राम ही इतना कम्प्लेक्स हो कि कल हमें यूज़र की नीड के मुताबिक उसमें चेंजेस करते हुए मसला हो रहा हो, तो वो प्रोग्राम या फिर वो कोड एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो ये साइक्लोमैटिक कम्प्लेक्सिटी हमें इन तीन चीज़ों के जवाब देती है कि क्या प्रोग्राम लिखा हुआ टेस्टेबल है, क्या इजी टू अंडरस्टैंड है, और क्या मॉडिफाइएबल है। जितनी ज़्यादा हाई कम्प्लेक्सिटी होगी उतनी ज़्यादा ये तीनों चीज़ें मुश्किल से फाइंड आउट होंगी, और जितनी ज़्यादा लो कम्प्लेक्सिटी होंगी हमारा प्रोग्राम उतना ज़्यादा अच्छा होगा। सो मेथड्स क्या हैं इसके? दो मेथड्स इसके मौजूद हैं, एजिस एंड नोड्स मेथड और एक ब्रांच मेथड। ब्रांच मेथड को डायरेक्ट मेथड भी कहा जाता है, और एजिस एंड नोड मेथड जो है ये ज़्यादातर यूज़ होता है। और पहले मेथड का फार्मूला है C इज़ इक्वल टू E माइनस एन प्लस टू। C यानी कम्प्लेक्सिटी, और E यानी एजिस, N माइनस एन यानी कि नोड्स, और प्लस टू, ये इसका पूरा फार्मूला है। और ब्रांच मेथड का भी इसी तरीके से फार्मूला है C इज़ इक्वल टू B प्लस वन। अब हम दोनों फार्मूलाज को बारी बारी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि कौन सा किस तरीके से काम करता है। सो ये मैंने कोड ले लिया। एक कोड क्या है कि इफ़ डे इज़ इक्वल टू मंडे, अगर जो दिन है वो मंडे का है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो अंदर बॉडी के अंदर जाके देखो, इफ़ टाइम इज़ इक्वल टू मॉर्निंग, तो अगर डे मंडे का है और टाइम मॉर्निंग का है, सुबह का है, तो ये करो कि स्क्रीन पे प्रिंट करवा दो या फिर विश कर दो हैप्पी मंडे मॉर्निंग। एल्स क्या करो, अगर मंडे मंडे है लेकिन टाइम जो है मॉर्निंग का नहीं है, तो क्या कर शो कर दो हैव अ नाइस डे। और उसके बाद आगे क्या करो कि एट द एंड, यानी कि लाइन नंबर 12 पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रिंट एंड, यानी कि यहाँ पे प्रोग्राम को एंड कर दो, ख़त्म कर दो। ये छोटा सा प्रोग्राम है। अब हम इसकी साइक्लोमैटिक कम्प्लेक्सिटी मालूम करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसको हम पहले कंट्रोल फ्लो ग्राफ के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो ये आ गया इसका कंट्रोल फ्लो ग्राफ। पहला देखें, हमने लिखा था डे इज़ इक्वल टू मंडे, तो वहाँ से दो कंडीशन निकल रही हैं। अगर वो गलत है, यानी कि डे मंडे नहीं है, तो हम सीधे के सीधे एंड की तरफ चले जाएंगे। इस लाइन के ऊपर से सीधे एंड पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपको मेरा कर्सर नज़र आ रहा होगा। अगर डे मंडे है तो हम यहाँ से सीधे
टाइम की तरफ आ जाएंगे, बॉडी ट्रू हो जाएगी और अंदर आ जाएंगे। अंदर आके हमें दो फिर कंडीशन हो जाएंगी, टाइम मॉर्निंग का है, अगर मॉर्निंग है तो हम क्या होगा, हैप्पी मंडे मॉर्निंग लिखा हुआ आ जाएगा, और अगर मंडे मॉर्निंग नहीं है, कोई और टाइम है, तो हैव अ नाइस डे की तरफ चले जाएंगे। हम दोनों में किसी तरफ भी जाएं, एट दी एंड होगा क्या कि लूप वो इफ़ एल्स वाली जो कंडीशंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ से हम सीधे इफ़ एल्स वाली कंडीशंस ख़त्म करके हम यहाँ से सीधे इधर आएंगे, यानी कि अगर ये इफ़ पहली डे इज़ इक्वल टू मंडे ट्रू हो जाती है तो हम इस तरफ आ जाएंगे राइट साइड पे, और अगर ट्रू नहीं होती तो हम इस तरफ से सीधा एंड पे चले जाते हैं। और जब ट्रू हो गई तो राइट साइड पे आए, टाइम इज़ इक्वल टू मॉर्निंग की तरफ आए, और अगर मॉर्निंग थे, मॉर्निंग का टाइम था तो हैप्पी मंडे मॉर्निंग विश कर दिया, अगर नहीं था तो हैव अ नाइस डे की तरफ चले गए। और इन दोनों में से कोई भी एक रन करके दोबारा हम इसको भी यहाँ पे हमने मर्ज कर दिया, यानी कि एंड कर दिया, और इसको एंड करने के बाद वापस हम फिर यहाँ पे मर्ज पॉइंट पे आए और यहाँ से एंड पे चले गए। यानी कि अगर डे मंडे नहीं होगा तो हम सीधे एंड पे चले जाएंगे, अगर डे मंडे होगा तो हम ये सारा का सारा अंदर वाला इफ़ एल्स को रन करके तो फिर एंड की तरफ जाएंगे। ये हमने इसका फ्लो ग्राफ बना लिया। अब इस फ्लो ग्राफ के अंदर हम देखेंगे कि एजिस कितने हैं और नोड्स कितने हैं। एजिस बोलते किसको हैं और नोड्स किसको बोलते हैं। ये जो हमें शेप्स नज़र आ रही हैं ना, ये वाली जिसके अंदर मैंने, ये जो ब्लू शेप है जिसके अंदर मैंने डेज इक्वल टू मंडे लिखा हुआ है, ये जो है एक नोड है, दूसरा नोड ये है, ठीक है। इस तरह की जितनी भी ये शेप्स हैं इन सबको हम नोड्स कहेंगे। अब हम इन नोड्स को काउंट करते हैं तो ये कितनी बनती हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये शेप्स जो हैं ये हमारे पास 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 शेप्स हैं। इट्स मीन कि हमारे पास 7 नोड्स हो गए, n इज़ इक्वल टू 7 हो गया। अब एजिस क्या होते हैं, ये जो लाइंस हैं इसके दरमियान जिनके एरो हेड्स हैं, इन लाइंस को हम एजिस कहते हैं। तो अब ये एजिस काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब हमें ये जवाब मिला कि एजिस हमारे पास 8 हैं और नोड्स हमारे पास 7 हैं। अब हमें इस कंट्रोल फ्लो ग्राफ से, ये फ्लो ग्राफ से जो है हमें ये एक आंसर मिल गया, ई की वैल्यू भी मिल गई और हमें एन की वैल्यू भी मिल गई। हमारे पास फार्मूला मौजूद है, अब हम उसके अंदर ई और एन की वैल्यू पुट करके साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट कर लेंगे। तो एजिस एंड नोड्स वाले मेथड से पहले करते हैं। अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि शेप्स को जो है हम नोड्स कहते हैं और लाइंस को हम एजिस कहते हैं। अब हमारे पास एजिस की वैल्यू क्या थी, 8, लाइंस हमारे पास 8 थी तो हमने ई की जगह 8 लिखा। हमारे पास नोड कितने थे, यानी जो शेप्स थी वो कितनी थी, 7 थी, हमने एन की जगह 7 लिखा, +2, ये 2 फार्मूले का था, 8 - 7 बाकी बचा 1, 1 + 2 इज़ इक्वल टू 3। हमारे पास इस प्रोग्राम की साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी आ गई 3। ओके, अब हम नेक्स्ट मेथड को देखते हैं, ब्रांच मेथड जो था। अब ब्रांच मेथड के अंदर ब्रांचेस किस चीज़ को हम कहते हैं, पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा। तो ब्रांच मेथड में ये जो हमारा होता है ना, इफ़ जो हम लिखते हैं जहाँ से 2 ब्रांचेस निकल रही होती हैं, इफ़ के अंदर से अब 2 ब्रांचेस निकल रही हैं, या तो इफ़ ठीक होगी तो हम येस की तरफ जाएंगे, अगर गलत हो जाएगी तो हम नो की तरफ जाएंगे। इसी तरीके से जहाँ जहाँ से कोई ब्रांचेस निकल रही हों किसी भी तरीके से, वहाँ पे उन चीज़ों को हम ब्रांच कहते हैं, ब्रांच पॉइंट्स कहते हैं। तो इफ़ हो गया, या फिर प्रोग्रामिंग के अंदर अक्सर हम केस यूज़ करते हैं, तो वो जो केसेस हो गए, या फिर फॉर हो गई या वाइल हो गई, तो इनको हम ब्रांचेस कहते हैं। अब इसका फार्मूला क्या होता है, C इज़ इक्वल टू B + 1, यानी कि जितनी ब्रांचेस हैं उसमें एक ऐड कर दो। अब हम दोबारा प्रोग्राम की तरफ जाते हैं, तो इसमें हमारे पास कितनी ब्रांचेस हैं, ये हमारा कोड था। तो इफ़, केस, वाइल, फॉर, ये ब्रांचेस होती हैं। हमारे पास फॉर नहीं है, वाइल नहीं है, केस नहीं है, हाँ लेकिन इफ़ मौजूद है। और इफ़ कितनी मौजूद है, एक इफ़ और 2 इफ़, इसके अलावा कोई ब्रांच हमारे पास मौजूद नहीं है। इट्स मीन हमारे पास b की वैल्यू 2 आ गई, b इज़ इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे कि b की वैल्यू 2 पुट कर देंगे और +1 कर देंगे। अब हमने फार्मूला में पुट किया ब्रांच मेथड के अंदर, तो 2 + 1 इज़ इक्वल टू 3। अब आप देख लें दोनों मेथड से हमारी इस प्रोग्राम की साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी सेम आई है। तो ये हो गया हमारा ब्रांच मेथड। अब हमने साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी तो मालूम कर ली, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कितनी कम्प्लेक्सिटी हो तो वो ठीक है और कितनी कम्प्लेक्सिटी हो तो अब वो हमारी रेंज से बाहर है, वो प्रोग्राम ख़राब है। तो ये आपके सामने का आपको टेबल नज़र आ रहा होगा, ये जो लिस्ट है, ये जो टेबल है, इसके अंदर आपको लिखा हुआ है कि अगर आपके प्रोग्राम की साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी 1 से 5 के दरमियान आती है तो वो प्रोग्राम ईजी टू मेंटेन है। अगर 6 to 10 चली गई है तो वो डिफ़िकल्ट है,
और अगर 11 to 15 है तो वो बहुत वेरी डिफ़िकल्ट है। और अगर साइक्लोमैटिक कम्प्लेक्सिटी 20 से ऊपर चली गई है तो अब आपको चाहिए कि आप उस कोड को, उस प्रोग्राम को रिजेक्ट कर दें, वो आपके किसी काम का नहीं है, उसमें अप्रोचिंग इम्पॉसिबल हो चुकी होती है। तो ये आपका टेबल है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि साइक्लोमैटिक कम्प्लेक्सिटी क्या है, साइक्लोमैटिक कम्प्लेक्सिटी निकाली कैसे जाती है, उसके जो 2 मेथड्स हैं वो भी आपको पता चल गए, और कितनी साइक्लोमैटिक कम्प्लेक्सिटी हो तो वो अच्छी है और कितनी साइक्लोमैटिक कम्प्लेक्सिटी बुरी है। ये सारी चीज़ों के आंसर्स आपको मिल गए, और मुझे उम्मीद है कि जैसे मैंने कहा था कि वीडियो के एंड तक आपको साइक्लोमैटिक कम्प्लेक्सिटी समझ आ चुकी होगी, तो आपको साइक्लोमैटिक कम्प्लेक्सिटी समझ आ गई होगी। लेकिन अगर फिर भी इसके बारे में आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक करें और अपना इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि इस तरह की अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। और अपनी अपनी राय, अपने सजेशंस कमेंट के अंदर लाजमी दिया करें, ताकि हमें पता चलता रहे कि लोग क्या चाहते हैं, लोग किस तरीके से सीखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।